हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9। और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जितना भी डाइजेशन वाला पोर्शन है वो सब कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक को और भी जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए अगर आपके उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है या राइट ए नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। इस तरीके से जब आप पॉइंट बना के लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू convert ingested complex form of food into simplex form that can be absorbed easily। तो कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या है, सेट है किसका, ऑर्गन्स एंड टिश्यू का। यानी कुछ ऑर्गन्स भी मिलते हैं और कुछ टिश्यू भी मिलते हैं, यानी छोटे मोटे ग्लैंड्स हैं, कुछ टिश्यूज हैं। तो उन सब का क्या है, एक सेट है। समझ रहे, कई सारी चीज़ों का एक क्या है, ये सेट है डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो भी सिस्टम होता है वो कई चीज़ों से मिलके ही बना रहता है। ठीक है, तो अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, ये जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स या टिश्यू वगैरह हैं, कन्वर्ट इंजेस्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। हमने खाना खाया तो उसको बोलते हैं इंजेस्ट किया। ठीक है ना, खाना खाया इंजेस्ट किया। तो इंजेस्टेड फूड जो कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये होता है कि वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में नहीं पहुंच पा रहा है। हमने खाना खाया, वो हमारे GIT से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। और जब वही सिंपलेस्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, समझ रहे, छोटा हो जाता है, सिंपल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाता है और फिर वहां से वो यूज होता है हमारी बॉडी के अलग अलग पर्पस के लिए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से क्या काम किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना किसमें, सिंप्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करने को डाइजेशन बोलते हैं। और यही डाइजेशन वाला काम करता है कौन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और दूसरी चीज और दूसरा एक काम और इसका ये है, मेन काम तो यही है। दूसरा एक काम ये कि ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है या रिमूव करता है इनडाइजेस्टिबल। ये एक साथ मिला लीजिए इन इसके साथ में, ठीक है ना। यानी एक तो डाइजेस्टिबल होता है और एक इनडाइजेस्टिबल। ठीक है, जो कि डाइजेस्ट ना हो सके, जो हजम ना हो सके। समझ रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होती हैं, वो वैसे ही वो बाहर निकलती हैं। जैसे कि बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स वगैरह हैं, वो अच्छा होते हैं, समझ रहे हैं ना, हमारे GIT फंक्शन के लिए अच्छा होते हैं। तो उनको रिमूव करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो वो भी काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, या आप कह सकते हैं कि हमारा GIT करता है। तो ये आपको समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। और यहीं से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। कोई चीज़ है, मान लीजिए ये इतनी बड़ी सी है, इतनी बड़ी है, अब ये क्या है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच नहीं पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इसको तोड़ दिया छोटे छोटे भागों में, ये एक एक अलग अलग क्या है, आराम से एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो इसी को क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स था, इसको हमने सिंप्लेक्स कर दिया। समझ रहे हैं ना। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा फैट भी होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और भी कई सारी चीजें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो डाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए प्रोटीन है, उसको अलग किया, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसको अलग कर दिया, फैट को अलग कर दिया। अब ये भी जो है ना, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनकी बड़ी बड़ी चेन है, समझ रहे हैं, अमाइनो एसिड की लंबी लंबी चेन है, वो क्या है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो उसको भी तोड़ा जा रहा है, अमाइनो एसिड को अलग अलग तोड़ दिया जा रहा है पूरा। कार्बोहाइड्रेट पूरा, उसमें से अलग अलग ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, लैक्टोज को, सुक्रोज को, सबको क्या अलग अलग तोड़ा जा रहा है। इनके लंबी लंबी चेन है, उनको तोड़ के अलग अलग एक एक अलग अलग किया जा रहा है, समझे। तो ये होता है डाइजेशन के अंदर। फैट है, उसको तोड़ा जा रहा है, फैटी एसिड को अलग किया जा रहा है, ग्लिसरॉल को अलग किया जा रहा है। तो ये जो पूरा तोड़ने का काम है ना, ताकि वो हमारे GIT के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके, उसी को बोलते हैं डाइजेशन। सब मेन एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, क्या उसकी एक्टिविटीज है। सबसे पहला क्या है, इंजेशन। क्या है इंजेशन, यानी चीजों को अंदर लेना, माउथ के थ्रू ये काम होगा, हमने खाने को मुंह में ले लिया। उसके बाद होता है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का मतलब होता है कि
जो हमने खाया रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा है, तो उसको अब कट करना, पीसना और क्या कहते हैं सलाइवा के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ उसको मिक्स करना, ये सब क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं मेस्टिकेशन, ठीक है ना। और उसको क्या करना और इसके ज़रिए से जो हमने खाया है उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। क्या किया जाता है, सलाइवा उसके अंदर मिलता है तो वो सॉफ्ट होता है ताकि वो अंदर जा सके, हमारे एसोफेगस या फूड पाइप के ज़रिए से हमारे स्टोमक तक पहुंच सके। अगर हम उसको सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, अगर हमने क्या है कोई चीज़ खा लिया और एकदम क्या है वो सॉफ्ट नहीं हो रहा, उसके अंदर सलाइवा नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या है वो अंदर उतरेगा नहीं। अगर जाएगा तो रगड़ता हुआ जाएगा, हमारे एसोफेगस को जाके क्या करेगा वो जख्मी कर देगा। वहां पे पता चला कि कट लगा दिए, वहां पे क्या कहते हैं खराश आ गई, तो दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको सॉफ्ट किया जाता है और उसको काटा जाता है, पीसा जाता है, दांतों के जरिए से ये सारा काम होता है। फिर सलाइवा उसके अंदर मिलता रहता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो जो वो सॉफ्ट फॉर्म बनता है ना मुंह के अंदर चबाने के बाद, सलाइवा मिलने के बाद, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको, बोलस बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेस्टिकेशन, ठीक है। तीसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। अब तीनों प्रोसेस क्या है बहुत जरूरी है, कोई एक भी छूटेगा तो दिक्कत होगी। अब हम लोग करते क्या है ना, मेस्टिकेशन वाले को सही से करते नहीं। बहुत सारे लोग मेस्टिकेशन को अच्छे से नहीं करते हैं, उनको पता चल रहा है गैस्ट्रिक की बीमारी हो रही है, पता है पेट में दर्द हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, या तो खाना लग नहीं रहा है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। क्यों भाई, आप मुंह में जब उसको अच्छे से क्या कहते हैं चबाओगे नहीं, उसके अंदर अच्छे से सलाइवा मिलेगा नहीं, तो अब हमारे क्या कहते हैं जो हमारे स्टोमक है वहाँ पे तो कोई काटने पीसने वाली मशीन अब नहीं है, वहाँ तो सिर्फ केमिकल्स हैं, कितना काम करेंगे बेचारे वो, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अच्छे से मेस्टिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब डाइजेशन में क्या होता है कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ से जो बोलस गया है उसको और ज़्यादा क्या है वो तो थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं वो सिंप्लेक्स हो गया, और ज़्यादा उसको सिंप्लेक्स करना और छोटा करना और तोड़ना, ये सारे काम को बोलते हैं डाइजेशन। उसको इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो आराम से हमारे क्या है ब्लड सर्कुलेशन में जा सके, वो एब्जॉर्ब हो सके हमारे जीआईटी के थ्रू। अब टाइप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जिसमें मतलब इंजाइम वगैरह इन्वॉल्व ना हो, समझ रहे हैं ना, या कोई केमिकल वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल। जैसे कि हमारे दांतों के जरिए से जो क्या कहते हैं डाइजेशन का काम हो रहा है उसको बोलते हैं मैकेनिकल। दांतों में जैसे दांत उससे काट उसको क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, उसको पीस रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और ये हो जाता है हमारा मैकेनिकल। और जहाँ पे केमिकल वगैरह यूज हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस आ रहे हैं, HCl रिलीज हो रहा है, समझ रहे हो, तो ये केमिकल्स आ रहे हैं, कुछ इंजाइम्स आ रहे हैं, लाइपेज आ रहे हैं, अमाइलेज आ रहे हैं, पाइल जूस आ रहा है, तो ये सारी चीजें मिलके भी क्या है डाइजेशन कर रही हैं, तो वो हो जाता है हमारा केमिकल डाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ना इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना इसमें कि कहाँ कहाँ होता है, नहीं तो अगर इसको मैं और लिखूं तो पता चला कि यहाँ पे एक भी जगह नहीं बचेगी, लेकिन वो याद भी नहीं होते हैं और इतना उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो जो मोटा मोटा सा है इसलिए मैंने इसको लगाया, वरना तो आपको बहुत सारे अलग अलग क्या इस तरीके के क्या कहते हैं पिक्चर्स मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगे जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको ढूंढ के किताब में से निकाल के इसी को क्यों लिया है, इसलिए कि इसमें बहुत थोड़े से और ज़रूरी जो क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं, जो ज़रूरी नेम्स हैं वही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से खाना खाते हैं, तो माउथ के थ्रू, ठीक है ना। पहले हम लोग इसका क्या है सिर्फ नेम याद करेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा फंक्शन मोटा मोटा सा देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे मेन जितने भी फंक्शन हैं उन सबको, ठीक है ना। माउथ हो गया, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे इसका क्या आपका फेरिंग्स आ जाता है। फिर उसके बाद एसोफेगस, ये फूड पाइप जिसको बोलते हैं, एसोफेगस जहाँ से खाना जाता है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, जो हमारा ट्रेकिया होता है, ये आगे वाला, ये ट्रेकिया जिससे हवा जाती है वो इसके आगे यहाँ पे रहता है, समझ रहे हैं। सामने जो है ये ट्रेकिया है और इसके पीछे होता है ये हमारा एसोफेगस, और ये सीधे हमारे स्टोमक से कनेक्ट हो जाता है। ये है हमारा स्टोमक, जिसको हम लोग ये आगे से समझते हैं ना पेट बोलते हैं, ये नहीं है असल में, ये बेली इसको बोलते हैं। ये है स्टोमक जिसके अंदर आके खाना स्टोर होता है, HCl वगैरह मिलता है और कुछ जूसेस वगैरह मिलते हैं, और काफ़ी हद तक इसको क्या है यहाँ पे हीट दी जाती है, समझ रहे हो ना, हीट मिलती है। और फिर क्या होता है यहाँ पे खाना मतलब बहुत ज़्यादा एकदम नरम हो जाता है, फिर आगे और जूसेस वगैरह मिलते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टोमक हो गया। फिर यहाँ से ये निकल के आता है, तो ये जो हिस्सा इसका, इसको बोलते हैं डोडेनम। क्या बोलते हैं, डोडेनम, ठीक है। फिर यहाँ से निकल के आया ये, और इस वाले पोर्शन को यहाँ से, ये जो है इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं जेजेनम। तो ये जो है ना आपका, ये यहाँ से लेके समझिए यहाँ तक स्टोमक हो जाता है, यहाँ तक मान लीजिए, हाँ यहाँ तक
अब ये जो है ना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए आपका स्टोमक है, असल में तो इतना ही है लेकिन इसको भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है, क्या है ये छोटी आंत है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको मालूम है। तो ये क्या है जेजूनम, ठीक है ना, क्या जेजूनम। फिर उसके बाद ये सब में इसके भी नाम है लेकिन उस पर आपको जानना नहीं है। फिर ये जहाँ पे ये जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलते हैं इलियम, क्या बोलेंगे इलियम बोलते हैं, ठीक है ना, ये दो याद कर लीजिए आप। तो ठीक है, तो डुडेनम, जेजूनम और क्या है इलियम। उसके बाद हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब ये जहाँ से यहाँ पे इंटर हो रहा है इसको बोलते हैं सीकम, क्या बोलते हैं सीकम बोलते हैं, ठीक है, इसको सेकम बोलते हैं। और ये जो आपको नीचे निकला हुआ दिख रहा है ये इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ये सब आपको याद है पहले से। अब ये जब ये ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर ये ऐसे जो है इस ऐसे इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद जब नीचे की तरफ उतर रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, आपको मालूम है असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है ना, ट्रांसवर्स। फिर उसके बाद ये यहाँ से जो इधर मुड़ रहा है यहाँ से इतना, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, क्या बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। और फिर यहाँ से जब ये नीचे है इसको बोलते हैं इस वाले एरिया को रेक्टम, क्या बोलते हैं इसको रेक्टम बोलते हैं, समझ रहे हो ना। रेक्टम आदमी कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे रेक्टम रेक्टम बोल देते हैं, तो रेक्टम उसको नहीं बोला जाता जो बाहर से गोल गोल सा दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। रेक्टम ये है जो जीआईटी में आपका एनस से ऊपर वाला हिस्सा है वो होता है रेक्टम, और उसके नीचे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एनस, ठीक है। तो ये इसकी एनाटोमी है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कुछ दूसरे और भी ऑर्गन्स क्या है इसके साथ में काम करते हैं। तो उसमें आपका एक आ जाता है पैनक्रियाज, क्या है पैनक्रियाज आ जाता है। उसमें आपका गॉल ब्लैडर और लीवर, ये तीन मेन हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए कि ये जो हमारा लीवर है यहाँ से बाइल जूस बनता है, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, मेनली बाइल जूस। फिर वो गॉल ब्लैडर यहाँ नीचे रहता है, इसमें यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ नीचे साइड में रहता है गॉल ब्लैडर। तो ये आके इसमें अंदर जमा होता है जो बाइल जूस है, और फिर यहाँ से रिलीज होके आके यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आके मिल रहा है, और इधर से आपका पैनक्रियाटिक जूस वगैरह निकल रहे हैं और भी इंसुलिन वगैरह जो भी निकलते रहते हैं। तो यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस ये सब आके मिल जाते हैं साथ में, ठीक है ना। फिर ये आ जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ पे रिलीज होता है, तो वो भी कहाँ पे होगा आपके ये छोटी आंत के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और जो बाइल जूस आ रहा है वो भी कहाँ आ रहा है इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्टोमक के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इधर से ये ऊपर जाते हो, नहीं, बल्कि जो भी अब क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस है या क्या कहते हैं बाइल है वो सब कहाँ पे मिलेंगे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसीलिए जो कहते हैं फैट का जो डाइजेशन होता है पूरी तरीके से अच्छे से, ज़्यादातर इधर तो कुछ भी नहीं होता, फैट का डाइजेशन कहाँ पे होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बाकी प्रोटीन का और फैट और क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का ऊपर होता है, लेकिन इसका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया। अब हम लोग क्या कहते हैं इसी में थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं कि डाइजेशन कैसे किसका कहाँ पे होता है, फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि जब भी डाइजेशन की बात आती है तो हम लोग किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं तीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या कहते हैं विटामिन्स की या विटामिन्स की बात कोई नहीं करता है, क्या कहते हैं जो मिनरल्स हैं उनकी बात नहीं करता है कोई, वाटर है उसकी कोई बात नहीं करता डाइजेशन की। तो उसकी वजह यह है कि ये जो हम लोग खाते हैं ना तो उसमें यही कॉम्प्लेक्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो, जो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, यही क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं को क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी खुद इतने छोटे होते हैं कि वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए उनके डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो छोटे होते हैं, वो खुद से क्या है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमने खाना खाया तो यहाँ पे ना सिर्फ अब यहाँ पे डाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है केमिकल और एक होता है मैकेनिकल। यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन ज़्यादा होता है। मैकेनिकल डाइजेशन तीनों का होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी और प्रोटीन का भी, तीनों का मैकेनिकल डाइजेशन होता है। लेकिन केमिकल डाइजेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही होता है सिर्फ
केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल तो सबका हो रहा है, लेकिन केमिकल डाइजेशन सिर्फ किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है? ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब जब स्टोमक के अंदर आते हैं तो यहाँ पे अब जो जूस निकल रहा है, HCl है और भी जूसेस निकलते हैं, तो वो सबके लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए हो या फैट के लिए हो या प्रोटीन के लिए हो, उस सबको क्या करते हैं? नरम कर देते हैं। लेकिन खास तौर से जो हमारा प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। स्पेशली वहाँ पे सबको सॉफ्ट कर दिया जाता है एकदम, कि यहाँ पे आके एकदम आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाएं, ठीक है ना। HCl वगैरह रिलीज होते हैं और सब कुछ यहाँ पे हीट दिया जाता है, तो एक तरीके से पक तो जाते हैं, लेकिन जो टूटना रहता है पूरी तरीके से, समझ रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मान लीजिए पॉलीसेकेराइड, उसको तोड़ के डाइसेकेराइड बनाना है, तो वो सब कुछ यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ प्रोटीन टूटते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो भी पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन टूटता है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में टूट जाता है, एक बार एक केमिकल आया टूट गया, नहीं, कई स्टेप में टूटते हैं। वो स्टेप भी आगे आप देखेंगे, कई स्टेप में टूटते हैं। तो इसलिए प्रोटीन का यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप समझिए कि उसका डाइजेशन यहाँ पे होता है, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद फैट जो है, फैट का यहाँ पे भी डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे भी डाइजेशन नहीं होता, यानी वो टूटता नहीं है, समझ रहे हैं, नरम वरम हो जाएगा। फिर उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है? फैट, इसका फैट का होता है आपके क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट का तकरीबन मतलब 50% से ज्यादा समझिए कि यहाँ सलाइवा के साथ ही इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, टूटने लगता है। ये प्रोटीन का यहाँ पे होता है ज्यादा पोर्शन में, और यहाँ पे होता है फैट का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। बस इसमें इतना ही आपको देखना। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको ये याद रखिएगा। अभी यहाँ पे ना एक पूरा ये चार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैंने उधर आपको बताया है पूरा, वो सारा कुछ यहाँ पे है, समझ रहे हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो हमारा GIT है, तो उसके अंदर अब सारी चीज़ें, माउथ भी हो गया, फेरिंग्स हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप इन तीनों को याद किए हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, में आपने पढ़ा क्या कहते हैं? सीकम और कोलोन्स। कोलोन्स में आपने कोलोन्स में आपने 4 कोलोन्स पढ़े, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। उसके बाद आता है आपका अपेंडिक्स एक, ठीक है ना, अपेंडिक्स से आपने पढ़ा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद आता है आपका रेक्टम और आता है एनस, ठीक है ना। और कुछ क्या कहते हैं हमारे जो एसोसरी हैं, एसोसरी का मतलब होता है जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे GIT का हिस्सा तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे GIT का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो क्या हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। वो क्या है? खुद उसके अंदर आ तो नहीं रही, हमारे GIT है, ये ट्रैक्ट है, इसके अंदर है नहीं बीच में कहीं पे, ये अलग से हेल्प कर रहे हैं, ये अलग से हेल्प कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसमें आपका आ जाता है टीथ आ जाता है, टंग आ जाता है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है, लीवर है आपका, गॉल ब्लैडर है, और एक और है क्या कहते हैं? पैनक्रियाज, ठीक है ना, पैनक्रियाज, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इस सबको मिटा दे रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे एक साथ इसलिए लिख दिया है, अगर आप याद करना चाहें अलग से, या आप ना जब एग्जाम में अगर पूछे ऐसे, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा अलग से। पहले तो वो बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, और टाइम मिल रहा ऐसे कर देंगे, आपको क्या है? अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये तरीके होते हैं जो एग्जामिनर उससे मार्क्स निकलवाने के। ये कहते हैं ना, लोगों से कहते हैं ना, हमारे लिए दुआ कर देना, हमारे लिए प्रार्थना कर देना, आशीर्वाद दे देना, तो उनसे करवाया नहीं जाता है। ऐसे काम करो कि वो खुद मजबूर हो जाएं आपको दुआ देने के लिए। वो दुआ काम करती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं, ताकत परवाज मगर रखती है। पर का मतलब पंख, पंख नहीं है, मगर उड़ने की ताकत उसके अंदर जरूर होती है, वो सीधे पहुंचती है मालिक के पास में। इसलिए लोगों की दुआएं लिया जाए, आशीर्वाद लीजिए, ये ना कहिए कि हमको दे दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सलाइवा के बारे में। तो ये सलाइवा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो सलाइवा क्या है? तो सलाइवा इज ए मिक्स्ड सेक्रेशन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। जो 3 पेयर में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी 3 अलग अलग होते हैं और वो भी पेयर में होते हैं, ठीक है। तो उनसे निकला हुआ एक सिक्रेशन है, यानी कोई चीज निकल रही है उसको बोलते हैं सिक्रेशन, तो उसको बोलते हैं सलाइवा। अब जो 3 पेयर्स हैं अलग अलग, जो 3 क्या कहते हैं ग्लैंड्स हैं, वो क्या है? एक क्या है आपका पैरोटिड है, दूसरा है सबमंडिबुलर, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं?
विच गिव्स मॉइस्चरिंग टू द माउथ, जो कि हमारे माउथ को भी क्या है मॉइस्चर करके रखता है, यानी वहाँ पे एक तरीके से उसको गीला करके रखता है। एंड ऑल्सो क्लीन्स द टीथ, और हमारे दांतों की सफाई के लिए भी ज़रूरी होता है। हमारी जो ज़बान है, जो टंग है, उसकी सफाई के लिए ज़रूरी होता है, और मेस्टिकेशन प्रोसेस में ये क्या है हेल्प करता है जो सलाइवा है। अब इसका कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा किन किन चीज़ों से मिल के बना है। सबसे मेन पोर्शन होता है इसका वाटर, ये 10% नहीं है, ये क्या है 99%, तकरीबन 99%, समझ रहे हैं, तकरीबन 99% वाटर होता है, समझ रहे हैं। उसके अलावा 1% में बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइलिन हो गया, इसको बोलते हैं सलाइवरी इंजाइम, ठीक है ना। तो टाइलिन हो गया, उसके बाद होता है म्यूसिन, थिक लिब्रिकेंट होता है ये, ठीक है ना, जो उसको थिक बनाता है, थोड़ा गाढ़ा बनाता है, म्यूसिन होता है। उसके बाद इसके अंदर साल्ट होता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम साल्ट, ये स्मॉल क्या अमाउंट में होता है। ये सब क्या है तकरीबन ये सब मिला के कितने 1% में, सॉरी 1% में ये सब होते हैं, और 99% क्या होता है इसके अंदर वाटर होता है। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना, कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा बताइए, तो फंक्शन क्या है। तो फंक्शन आप एक बार ऊपर पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। तो सलाइवा कॉन्स्टेंटली कीप द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्ट, ये क्या करता है लगातार, ये हमारे माउथ को क्या है साफ करने के लिए, ठीक है ना, माउथ कैविटी को साफ करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये इसको मॉइस्चर करके रखते हैं, वहाँ पे नम बना के उसको, और उसको क्या कहते हैं मॉइस्ट करके रखते हैं, यानी वहाँ पे क्या कहते हैं नमी सी रहती है, गीला गीला सा रहता है मुंह, उसको करने में काम करते हैं। और क्या है सलाइवा मॉइस्टेंस एंड लिब्रिकेट्स दी फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल है, जो खाना है, तो उसको क्या है उसको नम करना, उसको वेट करना, और उसको लिब्रिकेट करना, ताकि वो सरकने लग जाए, अंदर जाए आराम से। तो वहाँ पे कोई मशीन नहीं लगी है उसको ढकेलने के लिए, वो यहाँ से सरकता हुआ जाता है, तो उसको लिब्रिकेट कर देता है ताकि वो सरकने लग जाए, वो उसके अंदर फिसलाहट आ जाए, ठीक है, ताकि बोलस बन जाए आसानी से। तो उसके लिए भी इसको क्या है मतलब उसमें भी ये काम करता है। और क्या है जो टाइलिन होता है इसका, विच इज सलाइवरी इंजाइम, जो कि एक तरीके का इंजाइम होता है, कन्वर्ट्स कुक्ड स्टार्च इनटू माल्टोज, जो हमने खाना खाया है, ठीक है ना, जो स्टार्च होता है स्टार्च। अब ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, और पीछे भी पढ़ के आए होंगे। अलग अलग टाइप के क्या है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, फिर ये स्टार्च होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड के अंदर आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये स्टार्च को क्या करता है तोड़ता है सलाइवा, ठीक है ना, माल्टोज में स्टार्च को क्या करता है तोड़ता है माल्टोज के अंदर, ठीक है। और क्या है सलाइवा एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट के तौर पे भी काम करता है, इन विच द सब्सटेंस गेट डिसॉल्व्ड एंड स्टिमुलेट टेस्ट बड्स। अब ये समझ रहे हैं एक जो सलाइवा है वो अपने अंदर चीज़ों को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, अपने अंदर क्या है चीज़ों को ले लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है जो हमारे टेस्ट बड होते हैं हमारे क्या कहते हैं टंग के ऊपर, जहाँ से हमको टेस्ट का कोई मज़ा मिलता है, कोई एहसास होता है ना, सेंस मिलता है कि हमने क्या खाया, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, खट्टा है। तो ये कब पॉसिबल होता है, मान लीजिए लिक्विड चीज़ है तो समझ में आ जाता है, लेकिन कोई सॉलिड चीज़ हम लोग खा रहे हैं तो उसका टेस्ट हमको कब मिलता है कि जब वो सलाइवा के साथ मिल जाता है, और फिर ये सलाइवा जब हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, फिर हमको उसका एहसास होता है टेस्ट का कि ये कैसा है, खट्टा मीठा नमकीन कैसा है। और क्या है सलाइवा हैज क्लीनिंग एक्शन, ये क्या होता है क्लीनिंग का भी काम करता है, सफाई का भी काम करता है, और यहाँ पे डेबरिस कचरा जमा होने से रोकता है हमारे माउथ के अंदर, टंग के अंदर, और क्या कहते हैं टीथ के अंदर। सलाइवा हेल्प्स इन एक्सक्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल को एक्सक्रीट करने में भी ये हेल्प करता है हमारी बॉडी से, ठीक है ना, और यूरिया को और भी कुछ अलग चीज़ों को ये क्या करता है उसको बॉडी से निकालने में काम करता है। ऐसे क्या है दी ड्राई फूड मटेरियल स्टिमुलेट द सेंस ऑफ टेस्ट ओनली आफ्टर मिक्सिंग विद सलाइवा, और जो सूखा खाना होता है, सूखी चीज़ें जो भी हम लोग खाते हैं, एक तो लिक्विड वाली हैं ठीक है, लेकिन जो सूखी वाली चीज़ें हैं वो उसका हमको टेस्ट उसी वक्त मिलता है जब वो सलाइवा के साथ में क्या होते हैं मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, और फिर सलाइवा क्या है वो हमारे जो क्या कहते हैं टेस्ट बड्स उनको स्टिमुलेट करता है, तब हमको टेस्ट मिलता है, ठीक है ना। बोलस किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया कि सलाइवा के साथ मिला हुआ एक सॉफ्ट सा मटेरियल जो अब अंदर जाने के लिए तैयार होता है वो बोलस होता है। और क्या कहते हैं वो बोलस को जब हमारे क्या कहते हैं स्टोमक के अंदर जाके वो काफ़ी हद तक क्या है एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम डाइजेस्ट तकरीबन आधा समझ लीजिए किसी हद तक डाइजेस्ट हो चुका होता है, उसको बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं काइम बोलते हैं उसको।
अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोमक के बारे में, ठीक है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक क्या है, ये एक जे शेप का, क्या है, जे शेप का, देखा आपने ऐसे रहता है, तो जे शेप का क्या है, एक पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का या जीआईटी का। ये कहाँ पे होता है, तो जो हमारा एसोफेगस है और क्या कहते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बिगिनिंग है उसके बीच में होता है, ठीक है ना, एसोफेगस और क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। स्टोमक के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होता है और एक पाइलोरिक एंट्रम होता है, ठीक है ना, पाइलोरिक एंट्रम होता है। ये 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे स्टोमक के। और उसके बाद द मस्कुलर लेयर प्रेजेंट इन द स्टोमक अलाउज फॉर द पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, और इसके अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता रहता है, ठीक है ना, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता रहता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो मस्कुलर लेयर होता है हमारे स्टोमक के अंदर। और क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जहाँ से म्यूकस निकलता रहता है वहीं पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और वहां से क्या होता है, सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस मतलब जो हमारे स्टोमक के अंदर जो जूस रिलीज होते हैं उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और उसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं, यानी जो चीज़ों को हजम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इंजाइम का पूरा एक चैप्टर है। इंजाइम समझिए वो चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देती हैं, उनको इंजाइम बोला जाता है, ठीक है ना। अब स्टोमक का फंक्शन क्या है, तो इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को क्या है, स्टोर करने के लिए काम करता है, इसमें आके स्टोर रहता है। दी वाटर प्रेजेंट इन स्टोमक फर्दर लिक्विफाइज फूड मटेरियल। कह रहे हैं कि जो पानी हमारे इसके स्टोमक के अंदर मौजूद होता है वो खाने को और ज़्यादा क्या कहते हैं, लिक्विफाई करता है, उसके अंदर और वाटर को मिलाता है। एक तो सलाइवा वगैरह मिल के आ रहा है लेकिन और ये उसको मिला देता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी। और तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड, तो इस तरीके से फूड के मिक्सिंग में हेल्प करता है वाटर भी और हमारा जो स्टोमक है वो भी, ठीक है। और क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टोमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। यहाँ से गैस्ट्रिक जूस क्या रिलीज होते रहते हैं और क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं केमिकल डाइजेशन के अंदर। स्टोमक हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ दवाओं का भी एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। जो भी न्यूट्रिशन वगैरह हैं ज़्यादातर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है और ज़्यादा अमाउंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। स्टोमक से भी थोड़ा बहुत हो जा रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से भी थोड़ा बहुत होगा, पानी वगैरह का हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन ज़्यादा जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो सब कहाँ से होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पे विली होती हैं, उन विली के पास में ना सब क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो गैस्ट्रिक जूस जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, स्टोमक की जो वॉल्स होती है वहाँ पे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उस वहाँ पे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं स्पेशल टाइप के, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो वहाँ से जो जूसेस निकलते हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जो गैस्ट्रिक जूस उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस भी होता है, और क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है, ठीक है। और क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, घबराइएगा नहीं। और क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, पेप्सिनोजन और रेनिन। ये पेप्सिनोजन जब इसके कांटेक्ट में आता है HCl के तो क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपने कई बार देखा होगा जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के अंदर भी एंजियोटेंसिनोजन, तो ये जेन जहाँ पे भी आए समझ लीजिए कि मतलब ज़्यादातर ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे भी आए तो ये समझिए कि ये क्या इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। अब कोई दूसरा आता है और इसको एक्टिवेट करता है तो वो हो जाता है फिर हमारा क्या, एक्टिवेटेड फॉर्म। तो जैसे कि पेप्सिनोजन है, ये क्या बन जाएगा, पेप्सिन बन जाता है। ऐसे ही आपने फाइब्रिनोजेन पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, तो फाइब्रिनोजेन काम नहीं कर सकता है जब तक कि वो फाइब्रिन नहीं बनता है। तो फाइब्रिनोजेन क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। ऐसे क्या, एंजियोटेंसिनोजेन, ये क्या इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, उसको कोई आता है और एक्टिवेट करता है तो क्या बन जाता है, एंजियोटेंसिन। ऐसे ही क्या है, पेप्सिनोजेन। तो ये जहाँ पे भी आ रहा है ना जेन, ये जिन, ये समझिए कि इनएक्टिवेटेड है। कोई आएगा कहेगा ये जिन क्या है, इनएक्टिवेटेड है। ये अपने आका के इंतज़ार में, जो हुक्म हो मेरे आका, जब आका आते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं तब ये क्या है, अपना काम करता है। जिन लोगों ने अली बाबा वाला देखा होगा तो उनको समझ में आ गया होगा कि जिन कैसे कहता है, जो हुक्म मेरे आका।
अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसका फंक्शन क्या है, तो जो वाटर होता है वो क्या करता है, उसको ये आपने पढ़ लिया, उसको लिक्विफाई करता है, उसको और क्या करता है समझिए, उसमें पानी मिला देता है, और क्या होता है जो डाइल्यूट HCl है ये क्या करता है, तो ये एसिडिफाई करता है फूड को, यानी उसको एसिडिक बनाता है, क्या करता है एसिडिक बनाता है, उसको बोलते हैं एसिडिफाइज कर रहा है वो। और क्या करता है जो माइक्रोब्स वगैरह खाने के साथ आ जाते हैं या माउथ के थ्रू हमारे स्टोमक के अंदर आ रहे हैं, उनको मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। और क्या, इट प्रोवाइड्स एसिडिक इन्वायरमेंट, और ये एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी ज़रूरत होती है इफेक्टिव डाइजेशन के लिए, ठीक है ना, इफेक्टिव डाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है। किसके जरिए से, पेप्सिन, आपने पढ़ा ना पेप्सिनोजेन, वो क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए काम करता है ये। तो इसको काम करने के लिए क्या है, एसिडिक इन्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं है तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कौन, पेप्सिन। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कौन कराता है, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन ज़रूरी होता है, पेप्सिन। कौन होता है, पेप्सिन होता है, और रेनिन भी होता है, ठीक है ना, रेनिन भी होता है, लेकिन क्या कहते हैं पेप्सिन होता है मेनली। अब क्या, द एंजाइम पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, ये याद रखिएगा पॉइंट। जो ये पेप्सिन है ये क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन है इसको तोड़ता है, तो जब प्रोटीन ये टूटता है तो क्या बनता है, पेप्टोन्स बनता है, क्या बनता है, पेप्टोन्स बनता है। ये पेप्टोन अब भी क्या है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसको अभी और तोड़ने की जरूरत है, वो आगे टूटेगा। अभी हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तब, वहाँ आगे और ये टूटेगा अभी, ठीक है ना। तो कौन कर रहा है, पेप्सिन किसको तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ता है, और क्या बनाता है, पेप्टोन्स बनाता है। एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये समझिए आपकी ये एग्जिट एग्जाम की तैयारी है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब जो आपने पढ़ा इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं ना, जो वहाँ पे होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे मतलब क्या कहते हैं स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और क्या है, दी म्यूकस प्रिवेंट्स इंजरी टू दी वॉल्स ऑफ द स्टोमक, और जो हमारा स्टोमक का पूरा अंदर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे म्यूकस निकलता रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। म्यूकस क्या है, समझिए कि एक मतलब थोड़ा सा थिक जैसा, थोड़ा सा थिक कोई सब्सटेंस है, कोई लिक्विड है, समझ रहे हैं, जो वहाँ पे एक तरीके से फैला रहता है ताकि, और ये क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, तो जो एसिड है वो वहाँ पे जब जाता है तो वो क्या करता है, उसको मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है ये म्यूकस, ताकि हमारे जो क्या कहते हैं स्टोमक के वॉल हैं वो इंजर्ड ना हो जाएं, वो जख्मी ना हो जाएं, ठीक है ना, वो इनको इंजरी से रोकता है। अगर ये म्यूकस हट जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, ठीक है ना। और ये मतलब एग्जाम से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारे सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट या इन नहीं आएगा, इट प्रेजेंट बिटवीन स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको मालूम है कितना लंबा होता है, 5 मीटर तकरीबन लंबा होता है ये, ठीक है ना, 5 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। अब इसमें क्या, ये 3 मेन पोर्शन है, तो बहुत सारे उसकी डिटेल जाएंगे तो, ठीक है ना, लेकिन 3 मेन पोर्शन है। जो इसका ड्यूडेनम होता है तकरीबन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। जो जेजूनम है वो 2 मीटर होता है तकरीबन, और जो इलियम है वो होता है आपका 3 मीटर, ठीक है। आप कहेंगे 3 2 5 मीटर तो यही हो गया, अरे यार कितना है, 25 सेंटीमीटर ही तो है, थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज कर लीजिए इसको, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिनी सर्कुलर फोल्ड्स, इसमें बहुत सारे क्या है, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ऐसे फोल्ड्स हैं, ठीक होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। और क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कॉल्ड विली, और अंदर साइड में क्या होते हैं, अंदर साइड में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मान लीजिए हमारा इंटेस्टाइन है तो इसमें ऐसे ना छोटे छोटे से ऐसे निकले रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, आपने देखा होगा ऐसे निकले रहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं विली, ठीक है ना, ये विली। ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट इन द विली, यही जो विली यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स यानी आपकी नसें भी आ रही हैं, यहाँ पे ब्लड भी आता है, और यहाँ पे क्या होता है आपके लिम्फ भी आते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये लिम्फ क्या है, पूरा एक चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, और बहुत ज़्यादा यानी बहुत सारे क्या होते हैं ट्यूब शक्ल के, जैसे ट्यूब है ना, छोटे छोटे ट्यूब शक्ल के क्या होते हैं, ट्यूब शक्ल के ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब शक्ल के क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते रहते हैं, सिक्रेट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, देते रहते हैं इंटेस्टाइन को, ठीक है ना। अब जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं,
तो वाटर होता है मेनली, और क्या होता है मिनरल साल्ट्स होते हैं, और क्या कई सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि इंटेरोकाइनेज, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्टिडेज, ये सुक्रोज नहीं है सुक्रेज, ठीक है ना। जो एंजाइम होते हैं वो, एक तो सुक्रोज अलग है, वो तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, उसको तोड़ने के लिए, सुक्रोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आता है वो होता है सुक्रेज, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज। तो ये सब एंजाइम भी कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जिनको माना जाता है। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हेल्प्स टू फॉरवर्ड द फूड मटेरियल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है इसमें, तो वो मटेरियल को आगे बढ़ाता है, एक काम ये हो गया। और क्या इट सेक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस, ये जूस रिलीज करता है, ठीक है ना। इसमें एंजाइम भी होते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, जो कि केमिकल डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और क्या है, ये जो हमारा इंटेस्टाइन है ये किस में हेल्प करता है, ये स्मॉल की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है और सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी यहीं पे होता है। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है किसी भी चीज़ का, वो कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आ भी गया, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और क्या इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, यहाँ बाई हटा दीजिए बल्कि ड्यू टू माइक्रोब्स। और ये कह रहे हैं कि जो हमारे ये स्मॉल, और ये क्या करता है हमको इन्फेक्शन से भी बचाता है। मान लीजिए हमने कोई माइक्रोब या अगर कुछ भी हमने इंजेस्ट कर लिया, कैसे भी हमारे स्टोमक के अंदर आ गए और HCl उनको नहीं मार सका, तो आगे मान लीजिए थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो आगे उनको मारने का काम कौन करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। जो कि स्टोमक में नहीं मारे गए, जो बच गए थे वहाँ से। अब हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या है, तकरीबन 1.5 मीटर लंबा क्या होता है, एक ट्यूब है, समझिए हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है भी एक तरीके से ट्यूब ही होता है, GIT का हिस्सा है, तो कितना होता है, तकरीबन 1.5 मीटर लेंथ होता है। तो जो इलियम वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ज्वाइन होता है किसके साथ में, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ में। यहाँ से समझ लिए अब क्या है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है सीकम से। द स्मॉल आउटवर्ड प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सीकम इज कॉल्ड अपेंडिक्स। मैंने दिखाया आपको, अपेंडिक्स एक नीचे की तरफ निकला रहता है, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज मेनली 4 कॉलोन्स, इसमें क्या है 4 कॉलोन्स होते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ठीक है। और इस अगर स्ट्रक्चर के उस पर देखा जाए तो ये भी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन ही के जैसा होता है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर क्या है, ये डायमीटर ये ज़्यादा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, कम होता है। लेंथ में कौन बड़ा होता है, लेंथ में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, लंबा होता है 5 मीटर तकरीबन, ये सिर्फ 1.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इस बेस पे इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। जैसे कि कुछ ग्लूकोज वगैरह रह गए थे, कुछ अमाइनो एसिड रह गए थे, जो कुछ विटामिन रह गए थे, जो कि वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बताया जो भी एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है, ज़्यादातर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। तो जो वहाँ पे नहीं हो पाए थे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या विटामिन या क्या कहते हैं फैट वगैरह कुछ भी, तो उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में ये काम करता है। कुछ दवाओं को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। इट एब्जॉर्ब वाटर, और ये क्या है, वाटर का जो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है ना। और यहीं पे आके जो हमारा स्टूल होता है, जो फीसेस होता है, जो कचरा निकलता है, ठीक है ना, तो वो क्या है सेमी सॉलिड फॉर्म में बनता है यहाँ पे आके तकरीबन, और अब बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, ठीक है। The mucus secreted by the goblet cell of the large intestine prevent mechanical irritation and acts as a lubricant। और क्या कहते हैं, जो म्यूकस रिलीज होता है हमारे गोबलेट सेल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से मतलब क्या कहते हैं वहाँ से म्यूकस निकलता रहता है, तो वो मैकेनिकल इरिटेशन को रोकता है, यानी वहाँ पे इरिटेशन नहीं होने देता है और लिब्रिकेशन बना के रखता है, ठीक है। यानी चीज़ें वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो स्टूल बन गया तो वो रगड़ेगा तो वहाँ पे जख्म भी हो सकता है, तो उसको रोकता है ये अपेंडिक्स। अब कई बार इसके बारे में कहा जाता है ये फालतू होता है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है, समझ रहे, ऊपर वाले ने जो भी बनाया है सब काम का ही बनाया है, फालतू चीज़ें नहीं बनाई हैं। ये कि हमारी समझ में ना आए बातें वो अलग हैं, समझ रहे हैं ना। कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे समझ में नहीं आ रही है या साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ फालतू है, समझ रहे हो। ऐसे ही अपेंडिक्स जो है वो भी फालतू नहीं है। हाँ ये कि देखिए इसका एक यहाँ पे तो एक फंक्शन यहाँ पे ये है कि ये इन्फेक्शन से रोकता है। ऐसे ही जो क्या कहते हैं हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भोजन, उनके लिए खाना बनाने का काम भी करता है जो हमारा अपेंडिक्स होता है ये।
समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होंगे जो हमको मालूम नहीं है अभी तक, हमको मतलब साइंस को। और जो क्या कहते हैं हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं सिंथेसाइज विटामिन के भी बनाते हैं, फोलिक एसिड बनाते हैं और विटामिन B12 बनाते हैं, ठीक है। और दी हैवी मेटल्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारे ब्लड के अंदर अगर हैवी मेटल्स आ जाते हैं तो उनको क्या है बाहर निकाला जाता है, तो वो कहाँ पे आके निकलते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर निकलते हैं और फिर वहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है फिशेस के जरिए से। हैवी मेटल्स ये क्या है बहुत डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमारा GIT का हिस्सा थे, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कुछ एसेसरी क्या कहते हैं ऑर्गन्स जुड़ते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर, उनके बारे में। तो इन्हीं में से एक क्या है पैनक्रियाज, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज़ एन एसेसरी ग्लैंड, ये एसेसरी, ये एसे ओ लगा, ये ओ, ठीक है ना, एसेसरी है असल में, ये एसेसरी ग्लैंड है। एक्सेसरी का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा जो मतलब कहीं पे जाके हेल्प कर रहा हो, उस असल में उसी के अंदर वो ना आता हो। तो ये क्या करता है इम्पटीज इट्स कंटेंट्स इनटू डोडेनम। आपको मैंने दिखाया था पैनक्रियाज कहाँ पे जुड़ रहा था, हमारे डोडेनम के अंदर जुड़ रहा था। तो वही कह रहे हैं कि इसका जो सेक्रेशन है वो कहाँ पे ये लाके गिराता है, वो डोडेनम के अंदर गिराता है, उसी को बोलते हैं विच इम्पटीज। इम्पटी करना यानी हमारे इसके अंदर कुछ है, मैंने इसको गिराया तो इसको इम्पटी कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ये आप यहाँ से इंग्लिश भी सीख सकते हैं, बहुत अच्छा ये मतलब यूज है इसका। ये पीला और ग्रे जैसा मतलब क्या है मिक्स कह सकते हैं दोनों का एक ग्लैंड है इस कलर का। इसका एक बड़ा सा क्या होता है हेड होता है, बॉडी होती है और एक छोटी सी पतली सी इसकी पूंछ होती है, पत्ती जैसा रहता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फंक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एनाटॉमी पूछेगा तो ये सब आप लिखेंगे। द नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन आइलेट्स। जो एक आदमी नॉर्मल आदमी एक ह्यूमन है तकरीबन 1 मिलियन, ये समझिए कि उसके अंदर 1 मिलियन मतलब क्या होते हैं आइलेट्स होते हैं। द आइलेट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये क्या 3 अलग अलग टाइप के क्या है मेनी डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग अलग है बिल्कुल एक दूसरे जैसे नहीं, उसको बोलते हैं मुमताज, एक से बिल्कुल अलग। तो 3 अलग अलग टाइप के सेल से क्या है मिल के बनता है आपका एक आइलेट्स। और ऐसे ही क्या है तकरीबन 1 मिलियन आइलेट्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। ये मान लीजिए 3 चीजें हैं तो ये एक आइलेट्स बन गया आपका, ठीक है ना। और ऐसे क्या 1 मिलियन तकरीबन आइलेट्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर। और ये जो अलग अलग सेल हैं वो क्या है अल्फा, बीटा और क्या है डेल्टा, ये 3 टाइप के सेल होते हैं पेनक्रियाज के अंदर। अब जो अल्फा सेल है ये क्या करता है, ये ग्लूकागोन को क्या करता है रिलीज करता है, ठीक है ना। ग्लूकागोन को रिलीज करता है, इसका फंक्शन आगे पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है ना। द मेजर फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन इज टू रिलीज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को क्या करवाता है रिलीज करवाता है। जब क्या कहते हैं हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब कम होता है तो जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है लीवर को कहता है कि जल्दी जल्दी से अब तुम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाओ और फिर ब्लड के अंदर उसको भेजो, इसलिए कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है। समझ ये काम कौन करता है ग्लूकोज करता है। जो बीटा सेल होते हैं हमारे पेनक्रियाज के वहां से इंसुलिन रिलीज होता है, ये इसका उल्टा काम करता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन काम करता है उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और ज्यादा होता है तो फिर उसको लीवर से कहता है इसको अब क्या करो तुम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लो और उसको स्टोर करके रख लो अभी, ठीक है। और भी दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन में ये काम करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है ये बहुत वास्ट कैस टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसमें चीज़ें बनती हैं टूटती है बनती हैं, अलग अलग चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से बनती टूटती रहती हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जो क्या कहते हैं हमारा डेल्टा सेल है वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होता है, वहाँ से क्या है एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन, इसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन SST। इट कंट्रोल्स द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागोन, इन दोनों के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है कौन हमारा ये सोमैटोस्टेटिन, जो रिलीज कहाँ से होता है हमारे डेल्टा सेल से पैनक्रियाज के। समझ रहे हैं ना हमारे डाइजेशन में क्या रोल है। एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करिए कि जो पैनक्रियाज है ये क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस भी ये तो जो रिलीज कर रहा है उसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है जो हमारे डाइजेशन के लिए क्या होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। पैनक्रियाज से क्या है पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होते रहते हैं जो असल हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो पैनक्रियाटिक जूस हैं उसमें क्या क्या होता है तो वाटर होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं और क्या है ट्रिप्सिनोजेन, क्या होता है ट्रिप्सिनोजेन, समझ रहे। तो ये भी क्या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है।
फिर आगे जाके ट्रिप्सिन बन जाता है जो काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से रिलीज होता है। और क्या है, कीमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन भी रिलीज होता है, जो असल में क्या था, कीमोट्रिप्सिनोजेन था, ठीक है। और क्या यहाँ से रिलीज होता है, अमाइलेज और लाइपेज। ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है ना। पैनक्रिएटिक जूस जो निकल के आ रहा है तो उसमें वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, ट्रिप्सिन होगा, कीमोट्रिप्सिन, उसमें क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा, कीमोट्रिप्सिन होगा, अमाइलेज और लाइपेज। अब इनके फंक्शन देख लीजिए। जो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है ये क्या करते हैं, तो आपने पढ़ा था स्टोमक के अंदर जो पेप्सिन था उसने प्रोटीन को क्या बना दिया था, पेप्टोन्स बना दिया था, ठीक है ना। जो पेप्टिन क्या है, पेप्टोन्स बन गए थे। तो उन पेप्टोन्स को क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को, प्रोटीन असल में प्रोटीन जो है उसको नहीं, जो प्रोटीन पेप्टोन बन चुके थे, समझ रहे, आपने पढ़ा था कहाँ पे, स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन को क्या है, पेप्टोन बनाया जा चुका था पेप्सिन के जरिए से। अब उस पेप्टोन को और तोड़ता है कौन, ये ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, और क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब भी ये क्या है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अभी और इसको तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में काम कौन करता है, अमाइलेज करता है, विच कन्वर्ट्स पॉलीसेकेराइड्स इनटू, जो पॉलीसेकेराइड को किसमें कन्वर्ट करता है, वो क्या है, डाइसेकेराइड। किसमें कन्वर्ट करता है, डाइसेकेराइड में, किसमें, ठीक है ना, डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है किसको, पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड ये समझिए बड़ी चेन है, बहुत सारे उसमें जुड़े हुए हैं, तो उसको तोड़ता है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्लूकोज हैं, डाइसेकेराइड मतलब सिर्फ 2 ग्लूकोज है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए थे, ग्लूकोज कह सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट जैसे माल्टोज, फ्रक्टोज कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, जुड़े हुए बहुत सारे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 2-2 हैं, ठीक है ना। अब इनको तोड़ा तो ये भी ये 2-2 हो गए। तो ये कौन कर रहा है, अमाइलेज कर रहा है, पॉलीसेकेराइड को तोड़ के क्या बना रहा है, डाइसेकेराइड बना रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जो लाइपेज रिलीज होता है, ये क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। ये फैट को डाइजेशन करने में काम करता है, एंड बाय कन्वर्टिंग फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या करता है, ये फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम कर रहा है, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो आपने देखा होगा फैट का जो स्ट्रक्चर होता है 2 ही चीजों से मिलकर बनता है मेनली। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें क्या होता है, फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर वगैरह आप सब देखिएगा आप सेकेंड ईयर के अंदर। तो ये कौन करता है, लाइपेज करता है। फैट को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, लाइपेज कर रहा है, ठीक है। और क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ये तो आपका क्या कहते हैं, पैनक्रियाज का ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन वो है जो एक्सोक्राइन की तरह से काम करता है, ठीक है ना। एक्सोक्राइन फंक्शन जो क्या कहते हैं, आपका पैनक्रियाज है वो 2 तरीके का काम करता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है ना। तो ये आपने जो पढ़ा ये क्या, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। अब ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है पैनक्रियाज का वो क्या है, तो अभी आपने जो पीछे पढ़ा ना, ये क्या है, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। हाँ, ये पैनक्रियाज को क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी बोलते हैं पैनक्रियाज को। तो ये क्या करता है, 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, ग्लूकागोन और क्या है, इंसुलिन, ठीक है ना। ये आपने पढ़ लिया। और ये इनके फंक्शन क्या होता है ये भी आपने पीछे पढ़ लिया अभी। तो ये इसका क्या है, इसका ये एंडोक्राइन फंक्शन होता है, और ये जो है उसका वो क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन था। अब हम लोग पढ़ते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक तरीके के ससरी ग्लैंड है। तो गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड सेक। ये क्या है, एक पियर शेप का एक छोटी सी थैली है, ठीक है ना। और ये कहाँ से ये अटैच होता है, हमारे लीवर के साथ में। लीवर का जो राइट लोब अभी दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, तो जो राइट लोब है ना उसके नीचे क्या है, उसके सरफेस पे यानी उसके नीचे ये छोटा सा एक ग्लैंड रहता है। इट हैज 3 मेन पार्ट्स, इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। नेक होता है, बॉडी होता है और फंडस होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये लीवर जो बाइल जूस बनाता है उसको कलेक्ट करता है और उसको क्या अपने पास स्टोर करके रखता है, और उसको कंसंट्रेट करता है, उसको गाढ़ा करता है, ठीक है ना। उसको क्या करता है, गाढ़ा करता है। और ये क्या कहता है, बाइल के पास होने में यानी लीवर से हमारे ड्यूडेनम तक पहुंचने के लिए एक तरीके से पैसेज देता है, यानी एक तरीके से रास्ता देता है, ठीक है ना, पास होने के लिए, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन है। ये इसका फंक्शन क्या है, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल। इसका फंक्शन क्या है, तो बाइल इज ए एक्सटर्नल सेक्रेशन ऑफ लीवर। ये लीवर से निकलता है असल में, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। इसके अंदर वाटर कितना होता है, तकरीबन 90% वाटर होता है। बाइल साल्ट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और क्या होता है, बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट में क्या होता है, आपका सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है बाइल साल्ट के अंदर, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है।
और क्या होता है, सोडियम टोरोकोलेट्स होता है, ठीक है ना, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और म्यूकस होता है, ठीक है ना। बाइल इन सब चीजों से मिलके बना रहता है, ठीक है। अब ये जिसका फंक्शन क्या है बाइल का, बाइल साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अब हम लोग सीधे बाइल बोल देते हैं, ठीक है ना। बाइल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए भी और एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, जो आपने बाइल साल्ट के बारे में पढ़ा। ऐसे क्या बाइल साल्ट्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स सोल्यूबल विटामिन, जो लिपिड सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। हमने कोई, अब आपने पढ़ा होगा कि कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि विटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। तो जो फैट सोल्यूबल होता है उनके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है आपका बाइल साल्ट्स। ऐसे बाइल साल्ट्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। और ये जो क्या कहते हैं बाइल साल्ट्स हैं, ये किस में काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास पानी, उसके अंदर तेल डालते हैं, आपस में दोनों मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अब उसके अंदर अगर हम लोग सर्फेक्टेंट डाल दें, उसके अंदर अगर हम लोग सर्फेक्टेंट डाल दें तो वो क्या, फिर उनको घुमाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं और स्टेबलाइज रहते हैं, वो आपस से अलग अलग फॉर्म नहीं बनता है, उनके दो फेज अलग अलग नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है दो इमिजिबल चीज़ों को एक साथ मिलाने का, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन कराता है बाइल जूस, ठीक है ना। और कैसे करता है, जो क्या कहते हैं इसका सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को क्या करता है, सरफेस टेंशन को क्या करता है, रेड्यूस कर देता है, क्या करता है, सरफेस टेंशन को रेड्यूस कर देता है। अब सरफेस टेंशन क्या है, समझ रहे हैं ना, ये एक तरीके का तनाव होता है, क्या होता है, एक तरीके का तनाव होता है, समझ रहे हैं, जो उसके सरफेस पे कोई भी लिक्विड, उसके सरफेस पे एक तरीके का तनाव बनता है जो आपस में एक दूसरे को मिलने नहीं देता है, तो जो सर्फेक्टेंट होता है उस तनाव को खत्म कर देता है। ऐसे जो बाइल साल्ट्स हैं वो क्या है, फैट के इमल्सिफिकेशन में काम करते, एक तरीके से समझिए सर्फेक्टेंट का काम करते हैं और सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। मगर अब ये ऐसे समझिए कि दो दोस्त हैं, आपस में उनकी बन नहीं रही है, अब पहले बहुत अच्छे से थे, लेकिन अब एक क्या, एक उधर मुंह फेर के उससे बात नहीं कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, और आप गए और आपने क्या किया, देखिए यार तेरा वो दोस्त है ना, वो बहुत अच्छा, वो तो तेरी बहुत तारीफ कर रहा है यार, वो तो तुझे बहुत चाहता है, उसको बहुत एहसास है, उसने तुझसे मतलब कुछ बुरा कह दिया, उसकी वजह से उसको बहुत एहसास है, वो बहुत मतलब अफसोस कर रहा है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा, उससे भी ऐसी बात कर रहा है, दूसरे के पास गया, उससे भी कह रहा है यार तेरा वो वाला दोस्त है ना, वो क्या कहते हैं तेरी बड़ी तारीफ कर रहा था, तुझे बहुत याद करता है यार, तुझे बहुत मिस करता है, तेरे साथ वो पार्टी बहुत मिस करता है, बहुत सारी तेरी अच्छी अच्छी बातें हमको बता रहा था यार, बहुत वो क्या रिग्रेट, अपने आप पे बहुत अफसोस कर रहा है, बहुत नादिम है वो। तो दोनों लोगों से, हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन दोनों लोगों से जाके ऐसी बातें कर रहा है ताकि वो आपस में मिल जाएं, तो ये बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, दोनों को जाके उल्टी बातें बताएंगे, जो नहीं है ना ऐसी बात करेंगे कि उससे मुंह फेर लेगा, ये बहुत गंदे लोग होते हैं। अच्छे लोग क्या करते हैं, जो दो रूठे हुए लोग हैं आपस में उनको मिला दे, उनकी आपस में एक दूसरे की खूबियां बताए, झूठ में ही, ये और ये झूठ नहीं है, ये अच्छी, ये झूठ क्या है, अच्छा है, ये झूठ क्या है, ये झूठ नहीं है, उस सच से अच्छा है जो दो लोगों को आपस में लड़ा दे, समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये, तो मैं क्या कह रहा था, दो लोगों को आपस में मिला दे रहा है, ऐसे ही सर्फेक्टेंट क्या करता है, दोनों को एक साथ में मिला देता है। इसका एक लिपोफिलिक और एक हाइड्रोफिलिक क्या कहते हैं पोर्शन होता है सर्फेक्टेंट का, जो आपस में एक दूसरे को मिला देता है। और क्या, बाइल हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ड्यूडेनल कंटेंट्स, और जो वहाँ से क्या कहते हैं, जो आपका कंटेंट्स आ रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस से और भी जो वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, तो उसको, उसका पीएच मेंटेन करने में भी क्या है, काम करता है। और जो क्या है, बाइल का म्यूकस होता है, यानी वहाँ पे जो म्यूकस है एक तरीके से सेक्रेशन है, लिक्विड सेक्रेशन है, तो वो बफर की तरह से काम करता है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है या ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ के पीएच को मेंटेन करके रखता है, उसको चेंज नहीं होने देता है। उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अगर पीएच लेवल बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, बेसिक के साथ न्यूट्रलाइज करता है, अगर एसिडिक नेचर बढ़ता है तो बेस के साथ न्यूट्रलाइज करता है। इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं ना, एम्फोटेरिक नेचर का होता है ये, इसके ये बेसिक भी है और क्या कहते हैं एसिडिक भी होता है, तो वो होता है बफर। तो किसी भी चीज़ के पीएच को क्या मेंटेन करके रखता है, कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होने देता है उसके अंदर। बाइल सिक्रेशन कलराइज, और जो बाइल सिक्रेशन है वो कलर देते हैं, कलराइज करते हैं मतलब कलर देते हैं। एंड क्या कहते हैं, डीओडराइज, और क्या कहते हैं उसका जो बदबू होती है उसको दूर करते हैं। डीओडराइज रेड्यूस दी बैड स्मेल, जो स्टूल होता है, खाना हम लोग खाते हैं, जो अब निकलने वाला फीसेज है, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, स्टूल बोल देता हूँ, एक बार मैंने उसको टट्टी बोल दिया तो कुछ नहीं कहते सर कैसे गंदे वर्ड्स बोलते हो, ठीक है।
तो क्या कहते हैं जो आपका फीसेज है उसको क्या कलर देता है, पीला पीला सा कलर होता है, ठीक है ना। तो वो बाइल की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से होता है, ठीक है। और उसको डीओडराइज करता है, यानी उसके जो अंदर जो बदबू है उसको खत्म करता है। ये आपका क्या है, लीवर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये आपका जो ये सीधा सीधा सा दिख रहा है ना, ये 2 लोब आप लिख दीजिएगा। अगर स्ट्रक्चर एक बार पूछा था इसका 2022 या 23 के अंदर, ठीक है ना। तो ये गॉल ब्लेडर होता है आपका, ठीक है ना, ये गॉल ब्लेडर है। और ये आपका क्या कहता है, लेफ्ट लोब है, और ये क्या आपका राइट लोब है। बस इतना याद रखिएगा आपको। दी हिपैटिक सेल्स ऑफ लिवर सिक्रेट दी बाइल, ये क्या करते हैं, बाइल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये आपने पढ़ लिया। लीवर एक्ट्स एज ए स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। लीवर के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। द लीवर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये यूरिया के फॉर्मेशन में भी काम करता है। विच इज देन कैरीड टू किडनी, और फिर इसको किडनी के पास ले जाया जाता है यूरिया को, और फिर उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। प्रोटीन जो अमाइनो एसिड हैं, जब उनको तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी बनाई जाती है, फिर क्या होता है, जब एनर्जी उससे एनर्जी बनाई जाती है तो वहां से निकलता है अमोनिया NH4। फिर उस अमोनिया को क्या है, उसको निकालना है, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो पूरा एक यूरिया साइकिल, एक पूरा एक क्या कहते हैं प्रोसेस चलता है, फिर वहां से यूरिया बनता है और इस यूरिया को बाहर निकाला जाता है। तो उसमें लीवर काम करता है, ठीक है ना, यूरिया फॉर्मेशन में। और क्या, लीवर हेल्प्स इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट के तोड़ने में लीवर काम करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब दोनों आते हैं, तोड़ना और बनाना भी, ठीक है ना। लीवर हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये हीट प्रोडक्शन में भी काम करता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। और क्या, लीवर परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, ये याद रखिएगा, ये बहुत मेन फंक्शन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हम लोग दवा खाते हैं, ज्यादा डोज में हो तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि समझिए उसके पोटेंशियल को खत्म कर देता है, उसके ताकत को खत्म कर देता है। हम लोग दवा खाते हैं 100 mg, पता चल रहा है कि लीवर में पहुंचने के बाद तो वो क्या होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, और वो 50 mg 60 mg ही काम करने के लिए अपने टारगेट पे पहुंच पाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ऐसे ही जहर वगैरह या कोई भी नुकसानदेह चीजें है हमारी बॉडी के अंदर, सबको रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन को स्टोर करता है ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड फेरिटीन। और ये क्या है, आयरन को क्या स्टोर करके रखता है फेरिटीन के मतलब क्या कहते हैं फॉर्म में। और ये क्या है, प्रोटीन के साथ में कंपाउंड होता है, ठीक है ना, यानी प्रोटीन और आयरन एक साथ में मिले हुए हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं फेरिटीन। तो इस फॉर्म में आयरन को क्या है, लीवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ऐसे क्या है, ये स्टोर करता है विटामिन को, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन से विटामिन हैं ये फैट सोल्युबल विटामिन हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ADE की, इधर से करेंगे तो हो जाएगा कीड़ा या केड़ा, ठीक है ना। तो इसको स्टोर करता है, ये फैट सोल्युबल है, और ठीक है ना। और क्या है, और जो विटामिन B12 है उसको भी स्टोर करके रखता है। और लीवर फंक्शन ऑफ लीवर इज रिलेटेड टू ब्लड, ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी ऊपर, तो ये जो क्या थे फंक्शन थे अलग अलग थे, ये डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन से, वो सब चीज़ों से। लेकिन अब कुछ लीवर के जो कुछ ऐसे फंक्शन है जो सिर्फ ब्लड से रिलेटेड है। तो RBCs के फंक्शन फॉर्मेशन में काम करता है जब बच्चा छोटा होता है, फीटल लाइफ होता है, ठीक है ना। अभी उसका क्या कहते हैं, जो बोन मैरो वगैरह अभी बने नहीं रहते हैं। और क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेच्योर्ड RBCs, जो RBCs मेच्योर्ड हो गए हैं, समझ रहे हैं ना, बूढ़े हो गए हैं अब, तो अब उनको क्या है, उनको डिस्ट्रॉय करना रहता है, नए RBCs बनते रहते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया कि RBCs का लाइफ स्पैन कितना, कितने दिन ये रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उनको डिस्ट्रॉय करता है ये RBCs को, और फिर क्या उससे बाइल पिगमेंट बनाता है, ठीक है। और क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और क्या प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, तो इन सब के फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, लीवर होता है। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन, ये हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एंटीकोगुलेंट वो चीज़ होती है, वो दवा होती है जो ब्लड का थक्का जमने से रोकती है। हमारे ब्लड हमारे घूमते रहते हैं, वो क्यों नहीं जमते हैं, इसलिए कि वहाँ पे हिपेरिन रहता है, तो उनके कोगुलेशन को रोकता है। और दूसरे के सर्कुलेशन भी होता रहता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए कोगुलेशन नहीं होता। कोगुलेशन मतलब थक्का जमना, कोगुलेशन का मतलब क्लोटिंग होता है ना, ब्लड क्लोटिंग, जैसे यहाँ पे कट जाता है ब्लड आके यहाँ पे जम जाता है, उसको बोलते हैं क्लोटिंग या कोगुलेशन। तो उसको रोकता है कौन, हिपेरिन। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि कौन रोकता है ब्लड क्लोटिंग को, तो वो होता है हमारा हिपेरिन। या ये भी पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट बताइए हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है, ये पूछ लेगा कहाँ से बनता है। तो कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। ये एक मेन चार्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझाने के लिए, समझने के लिए। जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि डाइजेशन कहाँ पे किसका कितना होता है, वो सारा कुछ निचोड़ इसके अंदर है, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ पे हम लोगों ने खाते हैं, माउथ के अंदर, ठीक है। तो खाना यहाँ पे आता है,
फिर स्टोमक के अंदर आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या है वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं खास तौर से। तो आपको मालूम है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन वगैरह होता नहीं है, एब्जॉर्प्शन तो होता है लेकिन डाइजेशन का काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन को ऐड नहीं किया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया। अब यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बाकी चीज़ें खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाती हैं और क्या एब्जॉर्ब हो जाती है, उनके लिए अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। तो माउथ के अंदर सिर्फ देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये दोनों खाली है, यानी कि माउथ के अंदर प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है टाइलिन। ये क्या करता है? पॉलीसेकेराइड पे काम करता है। क्या करता है? पॉलीसेकेराइड पे काम करता है, उसको तोड़ता है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड पे काम करता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता है, थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक है। उसके बाद वो खाना आता है हमारे स्टोमक के अंदर, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। तो ये जो आपका पॉलीसेकेराइड है इस पे ये कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस पॉलीसेकेराइड पे कोई भी काम नहीं करते हैं। किस पे काम करते हैं? ये क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोटीन है वो सीधे प्रोटीन नीचे आ जाता है, वहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल क्या कहते हैं डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, समझ लीजिएगा। यहाँ पे केमिकल डाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल की नहीं, दांत से जो होता है उसकी नहीं, ठीक है ना। तो प्रोटीन का माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। कहाँ पे होता है? हमारे स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। स्टोमक के अंदर होता है। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन्स के अंदर। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? पेप्टोन के अंदर, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं इसी स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो क्या करते हैं वहाँ गैस्ट्रिक जूस के अंदर लाइपेज होता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत काम करता है किसमें? हमारे फैट के ऊपर। पूरी तरीके से नहीं काम करता, थोड़ा बहुत काम करता है। उसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है, ठीक है ना। हमने मुंह में लिया, फिर स्टोमक में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों आ जाते हैं। तो इसमें अमाइलेज होता है, तो वो पॉलीसेकेराइड को किसमें कन्वर्ट करता है? डाइसेकेराइड के अंदर। किसमें? पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करता है कौन? अमाइलेज, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या है? ये हमारा क्या बन चुका था? पेप्टोन बन चुका था। तो हमने पढ़ा ट्रिप्सिन और क्या है? कीमोट्रिप्सिन। ये पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें करते हैं? पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? फैट। तो इसके अंदर लाइपेज होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो जो बाइल साल्ट अभी पढ़ा हमने, तो वो क्या करता है? फैट को कन्वर्ट करता है किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फैट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ये तो पैनक्रियाटिक जूस थे और बाइल जूस थे, इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो सुक्रेज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है। तो ये कन्वर्ट करते हैं किसको? डाइसेकेराइड को किसमें? मोनोसेकेराइड के अंदर। किसमें करते हैं? मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं किसको? जो डाइसेकेराइड यहाँ पे बन गया था ना डाइसेकेराइड, उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं आपका पॉलीपेप्टाइड बन गया था, ये डेज कर लीजिए। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बन गया था, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो पॉलीपेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? और ये हमारा जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें काम कौन करता है? पेप्टिडेज। आपने पढ़ा ना, पेप्टिडेज एंजाइम है, तो वो कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को किसमें? अमाइनो एसिड के अंदर। पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। कौन करता है? पेप्टिडेज एंजाइम, ठीक। और इसमें फैट में ये चूंकि टूट चुका है, इसमें अब कुछ काम यहाँ पे नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बार हो चुका है, ठीक है ना। तो जो कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस है वो इसमें कोई काम नहीं करता है। पैनक्रियाटिक जूस काम करते हैं इस पर, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस भी काम करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस जो है वो हमारे फैट पे कोई काम नहीं करता है। और लास्ट में क्या होता है? एंड प्रोडक्ट यानी फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, वो भी कहाँ पे होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लास्ट में क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, या फ्रक्टोज बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा, जो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की। ऐसे ही क्या कहते हैं यहाँ पे ये क्या बन गया था? हमारा अमाइनो एसिड बन गया था, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड अब डायरेक्टली क्या है? एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हैं। अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये फैटी एसिड और क्या कहते हैं ग्लिसरॉल, ये भी अब क्या है? तैयार हैं एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है ना। यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐसे याद कर लीजिए कि सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? जो टाइलिन होता है वो काम करता है
पॉलीसेकेराइड के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मतलब डाइजेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद ये सीधे आ जाता है हमारा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सीधे आने का मतलब ये कि हमारे स्टोमक के अंदर कोई काम नहीं होता इस पे अब, ठीक है। थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं मतलब जो जूस वगैरह है थोड़ा उसको सॉफ्ट कर देंगे, लेकिन मेनली अब यहाँ पे जब आता है ये पॉलीसेकेराइड, तो अमाइलेज उसको क्या बनाता है, डाइसेकेराइड बनाता है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड को अमाइलेज ने क्या किया, डाइसेकेराइड बना दिया, ठीक है ना। दो चीजें याद रखिए, पॉलीसेकेराइड को क्या बनाया गया, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड, और फिर डाइसेकेराइड से क्या बन जाता है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के लिए सुक्रेज, माल्टेज और क्या कहते हैं ये लैक्टेज, ये सब कन्वर्ट करते हैं इसको मोनोसेकेराइड में। अब मान लीजिए अब सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, पॉलीसेकेराइड बनता है, पॉलीसेकेराइड फिर क्या बनता है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से क्या बनता है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड से फिर क्या है आपके अलग अलग क्या है यूज होने वाले ग्लूकोज बन जाते हैं, ठीक है ना, यूज होने वाले शुगर बन जाते हैं, सेकेराइड से बन जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन का इसमें स्टोम आपके माउथ के अंदर मतलब केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, तो फिर प्रोटीन को क्या है, पेप्सिन क्या बनाता है, पेप्टोन्स बनता है। सबसे पहले क्या बनेगा, पेप्टोन बनता है, ठीक है ना, पेप्टोन बनता है आपके स्टोमक के अंदर। पेप्टोन से क्या फिर बनता है, पेप्टोन से फिर क्या बनता है आपका पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। पेप्टोन बना फिर क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, पेप्टोन बना फिर उसके बाद क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है आपका अमाइनो एसिड, और ये फैट है, फैट टूटता है तो सीधे क्या बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये पूरा चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये याद हो गया अच्छे से तो कैसे भी किधर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, यहाँ से आप आराम से 1 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, बच्चे मुझे परेशान करते बार बार, सर एमसीक्यूज दीजिए, एमसीक्यूज दीजिए। कम से कम 10 बार कह चुका हूँ भाई, आप अलग से एमसीक्यूज की तैयारी ना करो, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना डिटेल में इसको पढ़ लो। एमसीक्यूज आपके अगर 20 आते हैं तो कम से कम 10 तो आराम से कर लोगे आंख बंद करके, और अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो कम से कम 15 कर लोगे, समझ रहे हो ना। और अगर आप 2000 भी एमसीक्यूज तैयार करके जा रहे हो, एक भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। फंसता ही नहीं है यार, नहीं फंसता है, कुछ भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। अब मान लो मैंने सिर्फ यहाँ से अगर चाहूँ तो मैं आपको 2 एमसीक्यूज बल्कि 4-5 यहीं से बना सकता हूँ, समझ रहे हो। सिर्फ यही पूछना, एक का उठाया भाई पूछ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोमक के अंदर किस चीज का डाइजेशन नहीं होता है, कुछ भी कोई एमसीक्यूज बन जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको इस पार्ट में नहीं पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक है, और फिर उसके बाद में इसी वाले पार्ट में हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, इसलिए अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर क्या कहते हैं नोटिफिकेशन के बटन को नहीं दबाया है तो उसको भी आप लोग दबा लीजिए, और क्या है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।